मेरी एक वाइवा परीक्षा में जब परीक्षक मुझसे एक प्रश्न पूछ रहे थे तो मेरे दिमाग में उसका उत्तर था। मेरा मस्तिष्क उत्तर जानता था, लेकिन किसी वजह से मैं उसे जोर से बोल नहीं पा रही थी। आप कह सकते हैं कि मेरे मस्तिष्क और मेरे मुंह के बीच का संचरण पथ यानी कि ट्रांसमिशन पाथ पे सही से काम नहीं कर रहा था। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब हम बोलते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं तो हमारा मस्तिष्क पूरे शरीर में संकेत कैसे भेजता है, जिससे हम जो चाहें कर सकते हैं। पलकों का झपकना, लिखना, कूदना, पढ़ना, ये सब करने के लिए हमारे मस्तिष्क से संकेत मिलना आवश्यक है। लेकिन ये जानकारी या संकेत हमारे मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचते हैं, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारी तंत्रिका प्रणाली के माध्यम से जानकारी कैसे संचारित होती है। जानकारी का संचरण तंत्रिका तंत्र में कैसे होता है। जानकारी तंत्रिक कोशिका यानी कि न्यूरॉन के माध्यम से क्रिया विभव यानी कि एक्शन पोटेंशियल के रूप में संचारित होती है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो में तंत्रिक कोशिका की संरचना देखी है तो आप इससे परिचित होंगे। मैं तंत्रिक कोशिका की पूरी संरचना के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगी, बल्कि इस वीडियो में हम विशेष रूप से तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन पर ध्यान देंगे। अब आइए इस तंत्रिकाक्ष को जूम इन करके देखें। फिलहाल हम माइलिन आवरण यानी कि माइलिन शीथ की चिंता नहीं करेंगे, बस तंत्रिकाक्ष पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर हम तंत्रिकाक्ष को जूम इन करें तो हमें आयन के अंदर और बाहर एक सांद्रता प्रवणता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दिखाई देगी। तंत्रिकाक्ष के बाहर यहाँ पर सोडियम आयन की मात्रा अधिक होती है और तंत्रिकाक्ष के अंदर पोटेशियम आयन अधिक होते हैं। इसके अलावा बाहर ऋणात्मक क्लोराइड आयन होते हैं और अंदर ऋणात्मक चार्ज वाले प्रोटीन होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अलग-अलग आयनों और प्रोटीन की सांद्रता अंदर और बाहर अलग-अलग होती है। चार्ज वितरण और विश्राम झिल्ली विभव यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसके अतिरिक्त आयन का वितरण ही नहीं बल्कि आवेशों का वितरण भी अलग-अलग होता है। तंत्रिकाक्ष के अंदर ऋणात्मक आवेश अधिक होते हैं और बाहर धनात्मक आवेश अधिक होते हैं। इस वजह से अगर आप दो इलेक्ट्रोड लगाकर अंदर और बाहर का वोल्टेज मापें तो पाएंगे कि अंदरूनी भाग बाहर की तुलना में अधिक ऋणात्मक होता है। यही कारण है कि तंत्रिकाक्ष झिल्ली को ऋणात्मक 70 मिलीवोल्ट यानी कि -70 मिलीवोल्ट का विश्राम झिल्ली विभव कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष झिल्ली में कई आयन पथ होते हैं जो सोडियम और पोटेशियम आयनों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सोडियम पथ केवल सोडियम आयनों को पारित होने देते हैं। पोटेशियम पथ केवल पोटेशियम आयनों को पारित होने देते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप ये झिल्ली विभव को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इस पंप के बारे में विस्तार से किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तंत्रिक कोशिका में संकेत कैसे प्राप्त होते हैं। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि तंत्रिक कोशिका के दुम्राक्ष किसी अन्य तंत्रिक कोशिका से संकेत प्राप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि ये संकेत तंत्रिकाक्ष के माध्यम से कैसे आगे संचारित होते हैं और क्रिया विभव कैसे कार्य करते हैं। तो जब दुम्राक्ष को संकेत प्राप्त होता है तो ये पूरे कोशिका काय में संचारित होता है और ये तंत्रिकाक्ष के इस भाग तक पहुंचता है। मान लीजिए कि ये तंत्रिकाक्ष की शुरुआत है। अब जब संकेत इस भाग तक पहुंचता है तो ये सोडियम पथ के खुलने का कारण बनता है। तो वोल्टेज गेटेड पथ कैसे काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सोडियम और पोटेशियम पथ वोल्टेज गेटेड पथ है, जिसका अर्थ है कि ये केवल तभी खुलते हैं जब उस स्थान पर एक निश्चित वोल्टेज या विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त होता है। इसलिए जब संकेत तंत्रिकाक्ष के इस भाग में पहुंचता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम पथ खुल जाते हैं। इसके कारण कोशिका के बाहर मौजूद सोडियम आयन
कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। झिल्ली विभव में भी परिवर्तन आता है। याद रखें कि सोडियम आयन धनात्मक आवेश रखते हैं। तंत्रिकाक्ष झिल्ली का अंदरूनी भाग सामान्यतः अधिक ऋणात्मक होता है बाहरी भाग की तुलना में। अब जब सोडियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं तो धनात्मक चार्ज झिल्ली के अंदर जमा होने लगता है, जिससे झिल्ली विभव बढ़ने लगता है, यानी ये अधिक सकारात्मक हो जाता है। इस कारण से विभवांतर -70 मिलीवोल्ट से बढ़कर -55 मिलीवोल्ट हो जाता है। यदि आप संकेत संचरण के बाद स्थान पर वोल्टेज मापें तो आपको -55 मिलीवोल्ट मिलेगा। थ्रेशहोल्ड विभव यानी कि थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल और विध्रुवीकरण यानी कि डीपोलराइजेशन की बात करते हैं। तो -55 मिलीवोल्ट को थ्रेशहोल्ड विभव कहते हैं। इस वोल्टेज पर आते ही उस क्षेत्र के सभी सोडियम पथ खुल जाते हैं। जब ये थ्रेशहोल्ड प्राप्त हो जाता है तो तंत्रिकाक्ष में मौजूद सभी वोल्टेज गेटेड सोडियम पथ खुलने लगते हैं। अब जब सभी सोडियम पथ खुल जाते हैं तो सोडियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं और अंदरूनी भाग और अधिक सकारात्मक होने लगता है। तो आइए अब पूर्ण विध्रुवीकरण यानी कि फुल डीपोलराइजेशन और झिल्ली विभव के बारे में चर्चा करें। शुरू में झिल्ली विभव -70 मिलीवोल्ट था। ये बढ़कर -55 मिलीवोल्ट हो गया, जिससे सभी सोडियम पथ खुल गए। अब अधिक मात्रा में सोडियम आयन अंदर आते हैं, जिससे विभव और बढ़कर 40 मिलीवोल्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को विध्रुवीकरण यानी कि डीपोलराइजेशन कहा जाता है। सोडियम पथ का खुलना एक ऑल और नथिंग यानी कि सभी या कुछ भी नहीं प्रक्रिया है। इसका अर्थ ये है कि यदि थ्रेशहोल्ड प्राप्त हो जाता है तो सभी सोडियम पथ खुल जाते हैं। यहाँ हम -55 मिलीवोल्ट की बात कर रहे हैं। अगर ये वोल्टेज नहीं पहुंचता तो कोई भी पथ नहीं खुलेगा। अब जब झिल्ली विभव 40 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है तो सोडियम पथ अधिक देर तक खुले नहीं रह सकते, इसलिए वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। एक बार बंद हो जाने के बाद किसी भी प्रकार की अतिरिक्त उत्तेजना यानी कि स्टिमुलेशन से वो फिर से नहीं खुल सकते। यही कारण है कि 40 मिलीवोल्ट के बाद सोडियम पथ बंद हो जाते हैं और झिल्ली विभव में आगे परिवर्तन शुरू होता है, जिसे हम अगले भाग में देखेंगे। ये अवधि जिसमें सोडियम पथ बंद हो जाते हैं लेकिन पोटेशियम पथ खुल जाते हैं, पुनः ध्रुवीकरण यानी कि रीपोलराइजेशन के रूप में जाना जाता है। तो अब ये पुनः ध्रुवीकरण की प्रक्रिया में होता क्या है? सोडियम पथ बंद हो जाते हैं, जिससे अब कोई नया सोडियम आयन अंदर नहीं आ सकता, लेकिन इस समय पोटेशियम पथ खुल जाते हैं, जिससे पोटेशियम आयन कोशिका से बाहर जाने लगता है। याद रखें कि पोटेशियम आयन कोशिका के अंदर अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए वो सांद्रता प्रवणता के अनुसार बाहर निकलने लगते हैं। पोटेशियम आयन अपने साथ धनात्मक आवेश भी ले जाते हैं, जिससे झिल्ली विभव धीरे धीरे फिर से ऋणात्मक होने लगता है। तो अब आते हैं हम अति ध्रुवीकरण यानी कि हाइपरपोलराइजेशन पे। शुरू में झिल्ली विभव -70 मिलीवोल्ट था, फिर ये -55 मिलीवोल्ट हो गया और फिर +40 मिलीवोल्ट तक पहुंचा। लेकिन अब क्योंकि पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं, झिल्ली विभव फिर से नकारात्मक हो जाता है। कभी कभी ये विराम कला विभव यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी अधिक नकारात्मक हो जाता है, यानी कि -80 मिलीवोल्ट। इस अवस्था को अति ध्रुवीकरण यानी कि हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। इसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है और विभव को वापस -70 मिलीवोल्ट पर ले आता है। यदि आप क्रिया विभव को लेखा चित्र के रूप में देखें तो क्रिया विभव कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो झिल्ली जब सामान्य अवस्था में होती है, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये -70 मिलीवोल्ट है।
सोडियम पथ खुलते हैं जिससे झिल्ली विभव सकारात्मक होने लगता है और -55 मिलीवोल्ट का थ्रेशोल्ड विभव प्राप्त होता है। विध्रुवीकरण होता है जिससे झिल्ली विभव +40 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। सोडियम पथ बंद होने लगते हैं और पोटेशियम पथ खुलते हैं जिससे पुनः ध्रुवीकरण होता है। अति ध्रुवीकरण के कारण विभव -80 मिलीवोल्ट तक चला जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप झिल्ली विभव को -70 मिलीवोल्ट पर वापस लाता है। तो संकेत संचरण का संपूर्ण चक्र कुछ इस प्रकार होगा। तुम्राक्ष पर संकेत प्राप्त होगा। संकेत पूरे तंत्रिकाक्ष से गुजरेगा। तंत्रिकाक्ष टर्मिनल पर पहुंचने के बाद ये अगले तंत्रिक कोशिका तक संचारित होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया विभव के 3 मुख्य चरण हैं। पहला, विध्रुवीकरण यानी कि डिपोलराइजेशन, जब झिल्ली विभव सकारात्मक हो जाता है। दूसरा, पुनः ध्रुवीकरण यानी कि रिपोलराइजेशन, जब झिल्ली विभव धीरे धीरे नकारात्मक होने लग जाता है। और तीसरा, अति ध्रुवीकरण यानी कि हाइपोपोलराइजेशन, जब झिल्ली विभव सामान्य विराम कला विभव यानी कि -70 मिलीवोल्ट से भी अधिक नकारात्मक हो जाता है। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ये संकेत तंत्रिकाक्ष में कैसे आगे बढ़ता है और कैसे कुछ तंत्रिक कोशिका इस संकेत को कमजोर होने से बचाने के लिए एक विशेष प्रणाली का उपयोग करते हैं।